हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारी जीएस की एमसीक्यू सीरीज़ में, जिसमें कि हम स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं। आपकी ल्यूसेंट की सीरीज़ ये चल रही है, तो ल्यूसेंट के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 25 क्वेश्चन के आपके सेट होते हैं, यानी कि रोज़ हम 25 क्वेश्चन का सेट करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको नोबेल प्राइज़ से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको कि नोबेल प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया गया था। तो इसके लिए आपको पता होने चाहिए कि किस किस को करा गया था। तो देख लेते हैं, सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित बिल्कुल किया गया था। इनको जो मलाला यूसुफजई हैं, जो कि पाकिस्तान से हैं, जो यंगेस्ट फीमेल बनी थी नोबेल प्राइज़ से सम्मानित होने वाली, तो उन्हीं के साथ इनको 2014 में इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना की बात करें तो इनको 1968 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित करा गया। किस फील्ड में पूछेगा तो मेडिसिन के फील्ड में इनको इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। लिटरेचर के फील्ड में इनको दिया गया था। इनकी नोबेल आई थी गीतांजलि, उसके लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पूछा था। तो महात्मा गांधी जी को कभी भी नोबेल प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया गया था। इनको 5 बार नॉमिनेट जरूर करा गया था, लेकिन इनको ये प्राइज़ नहीं मिला था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था और उससे रिलेटेड फैक्ट्स थे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो इन्होंने 1932 में आपके न्यूट्रॉन की खोज करी थी। यहीं पे आपको और एटम्स जो हैं उनकी भी खोज पूछता है। तो जे थॉमसन की बात करें तो इन्होंने करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज, और रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने करी थी प्रोटॉन की खोज। इनको आप शॉर्ट में याद कर लेंगे, जैसे PR से आप याद कर सकते हैं, यानी कि रदरफोर्ड ने करी थी प्रोटॉन की खोज। ET यानी कि इन्होंने करी थी आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा जो नेशनल पार्क है वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये विश्व का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ है। ठीक है, कहाँ पे ये है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो मणिपुर में ये प्रेजेंट है। एक लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक, तो उस पर बनाया गया ये नेशनल पार्क है, मतलब प्रकृति के द्वारा। तो इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है। अगर आपको लेक पूछता है तो लोकटक लेक आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन पुस्तक से पूछा है कि गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके आपको लेखक बताने हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ज्योतिबा फुले कौन थे, तो ये एक समाज वादक थे, यानी कि इन्होंने भारत की जो सोशल रिफॉर्म थी उनमें इन्होंने बहुत सारे काम करे थे। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के जो राइट्स होते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा लड़े थे। तो इन्हीं के लिए फेमस है, और इनके द्वारा ये गुलामगिरी यानी कि जिसको स्लेवरी बोला जाता है, तो वो पुस्तक इनके द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से जो कौन सा अवार्ड है जो कि दिया जाता है और स्पोर्ट्स में जो बेस्ट कोच होता है उसके लिए उस अवार्ड को दिया जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, कब इनकी शुरुआत हुई थी, द्रोणाचार्य अवार्ड आपको पूछता है तो 1985 में इनकी शुरुआत करी गई थी। तो बेस्ट कोच को ये अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिया जाता है। यहीं पे और अवार्ड्स भी बात कर लेते हैं। तो अर्जुन अवार्ड की बात करें तो ये भी आपका खेल के जगत में ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत करी गई थी 1961 में। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो 1991-92 में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, तो इन दोनों को आप लिंक करके क्या चीज़ पढ़ेंगे, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे उनका नाम आप चेंज कर दिया गया है और उनका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये डेवलपमेंट आपकी 2022 में ही हुई है। तो इसलिए आपको यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको याद रखना है। यहीं पे पूछेगा कि पहला राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड था वो किसको दिया गया था, तो इनका नाम है आपका, जो चेस से रिलेटेड है, विश्वनाथ आनंद। तो चेस ये खेलते हैं, तो उन्हीं को इस अवार्ड से पहली बार सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि विश्व की पहली महिला कौन थी जो कि प्रधानमंत्री के पद पे बनी थी। यहाँ पे विश्व की बात हम कर रहे हैं, भारत की बात अभी हम बाद में करेंगे। तो विश्व से कौन थी, इनका नाम था श्री माओ भंडार नायकी। कहाँ से ये थी, तो ये थी आपकी श्रीलंका से, और इनको 1960 के दशक में इनको वहाँ की प्रधानमंत्री के रूप में ये चुनी गई थी। ठीक है, ये श्रीलंका की बात कर ली, या विश्व में हमने बात कर ली। अगर भारत की बात करें कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। आप सब लोगों को इनका नाम तो पता ही है। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगर राष्ट्रपति पूछता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका नाम है, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा है वो बायोलॉजी से पूछा है। आपको एक्रीन जो ग्लैंड है इनका आपको काम बताना है। एक ग्लैंड होती है, एक बला होती है हमारे शरीर में, तो क्या इसका काम होता है वो आपको बताना है। तो जो आप पसीना रिलीज होता है हमारी बॉडी से, जो भी एक्सेसिव वाटर होता है या सॉल्ट होता है, तो वो पसीने के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो जो एक्राइन ग्लैंड जो होती हैं इनका काम ही क्या होता है, टू प्रोड्यूस स्वेट, यानी कि पसीना निकालना इनका काम होता है।
तो यहाँ से आप याद रख लेंगे। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि जो हमारी स्वेटिंग होती है वो उसके लिए कौन सी ग्लैंड जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है, या आपको ग्लैंड दे देगा और उसका काम पूछ लेगा, तो आपको दोनों पता यहाँ से होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जिसको बोला जाता है। तो ये हर साल आपका 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो 2 और 2 में तो कोई विविधता हमें नहीं दिख रही है, लेकिन इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं, तो 22 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यूएन से पूछा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि सुरक्षा परिषद जिसको बोला जाता है, तो इसमें आपको अस्थायी सदस्य बताने हैं। वहाँ पे 2 तरीके के आपके सदस्य होते हैं, एक तो अस्थायी और दूसरे आपके स्थायी, यानी कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर। तो जो आपके परमानेंट होंगे वो तो ऑब्वियसली परमानेंट ही होंगे, लेकिन जो आपके नॉन परमानेंट होते हैं तो वो हर 2 साल में चेंज होते हैं और उनकी संख्या होती है 10, यानी कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर यूएन में होते हैं और 5 आपके परमानेंट मेंबर हैं जो कि हमेशा ही रहेंगे। तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए कौन वो 5 हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस आ जाएगा आपका, रशिया और चाइना। तो ये हो गए आपके 5 परमानेंट मेंबर और ये 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर हो गए। ये जो 5 परमानेंट होते हैं इनके पास एक वीटो पावर होती है, तो वो इनकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति वहाँ पे होती है, तो इसीलिए ये 5 परमानेंट बहुत शक्तिशाली वहाँ पे होते हैं। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन होती है 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको पूछता है, तो न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनाइटेड नेशन से याद रखने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कंप्यूटर से, ठीक है। इसमें से आपको बतानी कि जो कंप्यूटर होती है उसकी डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बिट। तो बिट्स कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई होती है। यहाँ पे मैंने आपके लिए सारी मेमोरी यूनिट और उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं। आधे से ज़्यादा तो आपको पता ही होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्योंकि आप मोबाइल में भी डेटा यूज़ करते हैं। तो 1 KB में कितना होता है, 1024 बाइट्स आपके होते हैं। 1 MB में आपके 1024 KB होते हैं। ये इसी तरीके से पैरेलल चलता रहेगा। तो आपको इनको सबको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लेना है। और आप कम से कम 13 बाइट तक तो आप याद रखेंगे। यहाँ से आपको यहाँ तक आपको पूछता है, यानी कि TB तक तो आपको क्वेश्चन पूछता ही है। तो आप ये 4-5 तो याद रख सकते हैं, बाकी ज़्यादा रख लेंगे तो वो तो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है उसमें, तो ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी, यानी कि राज्यपाल कौन बनी थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की क्या मतलब, हम यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल ये बनी थी। और कौन से स्टेट की पूछेगा, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर आपको CM पूछता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन बनी थी भारत की किसी भी राज्य की, तो वो भी अगेन यूपी की ही बनी थी और इनका नाम है सुचेता कृपलानी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं और दोनों आपको पूछे जाते हैं, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे, विजय लक्ष्मी पंडित, आप ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कौन है, ये थी भारत की या पूरे वर्ल्ड की पहली महिला जो कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वहाँ पे ये महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष अगर यूनाइटेड नेशन की पूछेगा तो विजय लक्ष्मी पंडित इनका नाम हो जाएगा, और क्योंकि भारत से थी तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सागर माता एक नेपाली नाम है, तो किसके लिए बोला जाता है, तो ये बोला जाता है डी, इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो उसी को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट भी देख लेते हैं, तो इसकी हाइट हो जाएगी 8848.86 मीटर, ठीक है। तो इसकी हाइट आप याद रख लेंगे। यहीं पे कुछ और चोटी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मकालू आपको कहाँ पे मिलेगी, ये भी आपको नेपाल में ही मिलेगी। लोत्से जो है ये भी नेपाल में ही मिलेगी। इस तरीके से आपको ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सी जो चोटी है वो नेपाल में नहीं मिलेगी, तो आपको पता होनी चाहिए। कंचनजंगा जो मिलेगी ये हमारे जो सिक्किम राज्य है और आपका जो नेपाल है, तो उसके बॉर्डर पे ये मिलती है। कंचनजंगा आपकी 3rd लार्जेस्ट चोटी है विश्व की, ठीक है। पहले पे आपकी एवरेस्ट आती है, दूसरे पे आपकी K2 या गॉडविन आस्टीन जिसको बोला जाता है, और तीसरे पे आती है आपकी कंचनजंगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था ये कब लॉन्च करा गया था, तो ये बेसिकली भारतीय गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च करा गया था 1992 में। तो एलिफेंट के जो भी हैबिटाट्स होते हैं या उनके प्रोटेक्शन के लिए इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च करा गया था। यहीं पे आपको एक और प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च करा गया था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1973 में। ये दोनों प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करे गए थे, अलग अलग ईयर में अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं उनको बचाने के लिए, यानी कि एलिफेंट और टाइगर के प्रोटेक्शन या उनके हैबिटाट के प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च करे गए थे। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पूछा कि जो जयप्रकाश नारायण है इनको लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था,
यानी कि प्यार से इनको क्या बोला जाता है, जैसे कि आपका भी कोई प्यार से नाम होता है आपके घर पे या आपके चाहने वालों के द्वारा, तो इसी तरीके से जयप्रकाश नारायण जो थे उनके लिए आपको बताना है कि उनका प्यार से क्या बोलते थे, तो लोक नायक उनको, ठीक है, प्यार से बोला जाता था। यहीं पे और ऑप्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। दीन बंधु की बात करें तो ये MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी को ये बोला जाता था। देश बंधु की बात करें तो ये चित्तरंजन दास को बोला जाता था, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि द्वारिकाधीश जो टेम्पल है कहाँ पे ये सिचुएटेड है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो गुजरात में ये सिचुएटेड है। तो इनमें से कौन सी नदी के किनारे पे ये सिचुएटेड है, ये आपको बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, गोमती नदी, ठीक है। तो गोमती नदी के तट पर ही आपका द्वारिकाधीश टेम्पल है, जो कि कृष्ण जी का एक टेम्पल है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। और ऑप्शन डिस्कस करें तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी अमरकंटक से, और कहाँ पे ये मध्य प्रदेश में। ताप्ती भी आपकी वहीं से निकलती है, और लूनी आपकी राजस्थान से निकलती है। और ये एक ऐसी नदी है कि जो कि बीच में ही गायब हो जाती है, यानी कि इसका कोई भी गिरती नहीं है, ये किसी भी अरब सागर या बे ऑफ बंगाल कहीं भी नहीं गिरेगी, ये बीच में ही गायब हो जाती है। तो इस तरीके की आपको अगर नदी पूछेगा तो उसका आपका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो हमारा देशभक्ति गीत है सारे जहाँ से अच्छा, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने हमारा देशभक्ति गीत लिखा है। यहीं पे जो और ऑप्शन है उनके बारे में भी अगर हम डिस्कस करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा क्या लिखा है, जो हमारा राष्ट्रगान है यानी कि जनगण मन, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और डी ऑप्शन यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बात करें तो इन्होंने हमारा राष्ट्रगीत यानी कि जो वंदे मातरम है ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी आपको पूछेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये बहुत ही बारी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए ये रॉक मेमोरियल बनाया गया है और तमिलनाडु स्टेट में ये सिचुएटेड हो जाएगा, तो सीधा आपका आंसर यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी फसल है जो कि रबी फसल है। तो 3 तरीके की हमारी फसलें होती हैं, एक आपकी रबी फसल होती है, एक आपकी खरीफ होती है, और तीसरी होती है आपकी जायद, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम रबी फसल की बात करें तो रबी फसल वो होती है जो कि सर्दियों में इनको बोया जाता है और गर्मियों में इनको हार्वेस्ट करा जाता है, यानी कि इनकी कटाई करी जाती है। तो कौन सी वो फसल हो जाएगी, डी इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ, ठीक है। तो ये रबी की फसल हो जाएगी। इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल इनके पूछा जाता है, तो आपको इनके सारे एग्जाम्पल याद कर लेने हैं, और ये बेसिकली आपको बता रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से ही आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा है ये पूछा है फंडामेंटल राइट से, यानी कि मौलिक अधिकारों से इनमें से कौन सा है जो संबंधित नहीं है, यानी कि जो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला आपको ऑप्शन दे रहा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि संघ बनाने का अधिकार। तो ये बिल्कुल हमारा मौलिक अधिकार है जो कि हमारे 19वें आर्टिकल में दिया गया, उसके सब क्लॉज में दिया गया है। राइट टू एजुकेशन बिल्कुल हमारा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार तो सबको ही होता है, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, जो आपका संपत्ति का अधिकार था ये हमारा फंडामेंटल राइट था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और इसको लीगल राइट बना दिया गया, तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं हुआ। तो कौन से आपको पूछता है कि कौन से संशोधन के द्वारा आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको लीगल राइट बनाया गया था, तो ये था आपका 44 अमेंडमेंट, ठीक है, जो कि 1978 में हुआ था। तो इसी के द्वारा इस आर्टिकल को आपका लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो कोनेरू हम्पी हैं तो ये कौन से खेल से संबंधित हैं, यानी कि कौन सा गेम ये खेलती हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, चेस, यानी कि शतरंज इनके द्वारा खेला जाता है। और ये यंगेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी थी, ठीक है, और 2019 में इनको जो फिडे की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वुमेन की, तो वो इनके द्वारा जीती गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चेस से ही कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि चेस के बारे में बात हो रही है। तो इसको जो रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है उसको बोला जाता है फिडे। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर हैं, तो लजेन स्विट्जरलैंड में इसके आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपको ग्रैंड मास्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्रैंड मास्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के अगर आपको पहले ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो वो हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद, जो कि मेल ग्रैंड मास्टर हैं। और अगर आपको यहाँ पे मेल लिख देती हूँ, यहाँ पे अगर आपको फीमेल में पूछेगा तो इनका नाम है एस विजयलक्ष्मी, जो कि भारत की पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर हुई थी। यहाँ पे कोनेरू हम्पी का नाम था, तो वो भी शतरंज से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो माजुली आइलैंड है, यानी कि ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का, तो ये कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, तो ये है हमारे भारत में। और भारत की किस राज्य में, तो असम में ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये आप सीधा याद रखेंगे। और कौन सी नदी पे होगा ये, तो ब्रह्मपुत्र रिवर ही ऑब्वियसली वहीं से आती है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही आपका माजुली द्वीप प्रेजेंट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से जो कौन सी कमेटी है जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको शामिल करने की सिफारिश कौन सी कमेटी ने इसमें करी थी, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये बैठी थी आपकी 1976 में। तो 1976 में हमारा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो 42nd हमारा अमेंडमेंट हुआ था। तो उसी के थ्रू हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको ऐड करा गया था। कौन से आर्टिकल में उनको ऐड करा गया था, तो DPSP का ही जो हमारा आर्टिकल होता है 51A। तो वहाँ पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी गई हैं, जो कि कितनी है नंबर में, तो 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये किसकी कमेटी के द्वारा, तो सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी बैठी थी तो उसी की रिकमेंडेशन के द्वारा ये ऐड करी गई थी। यहीं पे जो बलवंत राय कमेटी आपको दिख रहा होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इससे भी बहुत बारी क्वेश्चन बनता है। तो ये पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि जो 3 टियर पंचायत सिस्टम जो लाया गया था वो किस कमेटी के द्वारा लाया गया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी वो थी जिसके द्वारा 3 टियर पंचायत सिस्टम लाया गया था। अगला क्वेश्चन आपको अगेन बायोलॉजी से पूछा है कि इनमें से कौन सा जो अंग है वो अवशेषी अंग है, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, बेसिकली जिनका हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है, पहले हुआ करता था बट अब नहीं हुआ करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, अपेंडिक्स, ठीक है। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन का हो जाएगा। जैसे कि बॉडी हेयर होते हैं तो वो भी आपके वेस्टिजियल ऑर्गन में आते हैं। तो इसका आंसर फिलहाल अपेंडिक्स हो जाएगा। 24वां आपको क्वेश्चन पूछा है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाती है तो उस मामले में भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चार्ज किसके पास होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसका चार्ज उपराष्ट्रपति के पास आ जाता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाती है तो फिर हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ से याद रखना है। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपको पूछा है, इनमें से आपको बताना है कि भूटान का नेशनल गेम क्या है, यानी कि भूटान का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्चरी, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन और इतना ही आपको मेरे को देखने को मिलेगा। और इसी तरीके के और वीडियो के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं और डेली की इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाई जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।